Hello students, I am your science teacher from Gurukul Academy Bambora. Today we'll start chapter 9 respiration in organism. रेस्पिरेशन के बारे में आप पिछली क्लासेस में थोड़ा पढ़ चुके हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है इसके अंदर एनर्जी रिलीज़ करी जाती है, जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी रिलीज़ करी जाती है ताकि हम हमारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उसको कर सकें। तो इस चैप्टर के अंदर हम रेस्पिरेशन, उसके टाइप और ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन होता है या प्लांट किस तरह से रेस्पायर करते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। सो आवर बॉडी नीड्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी को अलग अलग काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। दीज एनर्जीज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड वी टेक। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो खाना हम खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है। द फूड वी टेक हैज़ स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इन इट। जो खाना हम खा रहे हैं उसके अंदर केमिकल के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होके रहती है। द एनर्जी स्टोर्ड इन फूड मॉलिक्यूल्स इज़ रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन। जो फूड के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी को रिलीज़ करने का जो काम है वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से किया जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फूड है उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। रेस्पिरेशन इज़ द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ एनर्जी रिलीज इन हर बॉडी। रेस्पिरेशन एक बेसिक प्रोसेस है जो कि क्या काम आता है? एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द सेल, यूजिंग इट फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड रिमूविंग द गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में देखो क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, है ना, हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन ले पहुँचाएंगे। फिर उस ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है, एनर्जी रिलीज़ होगी। और फिर जो पूरा ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होंगे। वेस्ट प्रोडक्ट जो जनरेट होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो इन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को क्या कर दिया जाता है? बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है, काम के नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन को लेकर फूड से एनर्जी रिलीज़ कराई जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जा रहा है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव किया जा रहा है, ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। सो आप इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। रेस्पिरेशन कहाँ होता है? रेस्पिरेशन अकर्स इन द लिविंग सेल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी के अंदर रेस्पिरेशन होगा, नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है, या फिर जो डेड सेल्स होते हैं उनके अंदर नहीं होता है। जो लिविंग सेल है उन्हीं में होगा बस। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। देखो यहाँ पे हमें डायग्राम में बता रखा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो है ब्रीथिंग। हम जब ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, ये क्या है? ब्रीथिंग। ये होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर हमारे बॉडी के सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर क्या होता है? एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है, ये है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड एक्सेलिंग द यूज्ड एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो पहले। ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम फ्रेश एयर को अंदर ले रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, और जिस एयर को हमने यूज़ कर लिया उसको फिर से बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं थ्रू आवर नोज़, ये होता है ब्रीथिंग या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब ये सिर्फ इनटेक और एक्सेल का प्रोसेस है ना। ड्यूरिंग ब्रीथिंग ऑक्सीजन इज टेकन in and carbon dioxide and water vapor are thrown out of the body through respiratory organ. ब्रीथिंग के टाइम में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड
को बाहर छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं बॉडी के, किसके थ्रू करते हैं हम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू। तो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है ये बेसिकली एक्सटर्नल प्रोसेस है। फिर होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। ये इसके अंदर ग्लूकोज का केमिकल ब्रेकडाउन होता है, मतलब ग्लूकोज के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे सेल के अंदर। रेस्पिरेशन के टाइम पे ग्लूकोज जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या आई, ऑक्सीजन आई। वो ऑक्सीजन क्या करेगी, इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगी, ग्लूकोज के टुकड़े करेगी ताकि उससे एनर्जी निकल सके। तो ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी। एनर्जी तो हमारी बॉडी के काम की है, एनर्जी के लिए ही तो रेस्पिरेशन किया है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे काम का नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसलिए ये हमारी बॉडी से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो है उसके दो प्रोसेसेस हैं, पहला है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज़ ब्रीथिंग, जबकि इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो सेल के अंदर होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एरोबिक एंड एनएरोबिक। ठीक है, देखो पहले अपन ने जो पढ़े थे वो क्या थे, प्रोसेसेस थे कि रेस्पिरेशन में कितने प्रोसेसेस होते हैं। रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस है, ब्रीथिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जबकि रेस्पिरेशन के टाइप अगर पूछेंगे तो रेस्पिरेशन के टाइप दो है, एरोबिक और एनएरोबिक। अब कंफ्यूज मत होना, वो दो प्रोसेसेस है रेस्पिरेशन के और ये दो टाइप है प्रोसेसेस के। तो देखो सबसे पहला हमें बता रखा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन takes place in the present absence of oxygen is called anaerobic respiration। anaerobic respiration जो होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। मतलब हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होता है फूड का। लेकिन जब कभी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब रेस्पिरेशन होगा तो वो कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो ये इसकी एब्सेंस में हो रहा है। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में होता है, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। एरोबिक में किस में हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो हमने पढ़ा था जनरली उसके अंदर। तो एनारोबिक में क्या बन जाता है, ग्लूकोज का, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। Yeast, some bacteria and parasitic worms show anaerobic respiration. The organisms that can survive in the absence of oxygen or air are called anaerobes. Yeast, कुछ बैक्टीरिया या फिर जो पैरासाइट्स होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एनएरोब्स। एनारोबिक वाले एनारोब्स। ठीक है, फिर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरे टाइप का जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक रेस्पिरेशन। ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एनारोबिक से कंपैरेटिवली। जैसे हमारी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि रनिंग, एक्सरसाइजिंग, जब हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई लेकिन हम इनहेल तो उतना ही कर सकते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस टाइम पर। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कब हमारी बॉडी के अंदर कहाँ होता है, मसल्स में। जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। लेकिन ऑक्सीजन तो लिमिटेड मिल रही है हमें, तो हमारी बॉडी में क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तब हमारी मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इज गिविंग आउट। और हमारी बॉडी में जब ये होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन तो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और एनर्जी मिलेगी उससे। अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स कॉजेज क्रैम्प्स इन मसल्स। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी मसल्स जो है उसमें क्रैम्प आ जाता है, सिकुड़ सी जाती है, आपको बॉडी पेन होने लग जाता है। वो इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण होता है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है और ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल में इकट्ठा हो जाता है जिससे हमारी मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं। When breakdown of glucose into carbon dioxide and water
inside the body cells occur with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. तो aerobic respiration क्या होता है? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन. तो देखो बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो वो है एरोबिक, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो वो है एनएरोबिक. एरोबिक जब होता है तो क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जबकि एरोबिक जब होता है तो क्या बनता है? इसका जो ब्रेकडाउन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर होता है. ठीक है. तो एनिमल्स दैट यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एरोब्स. मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव एरोबिक रेस्पिरेशन. तो मेजॉरिटी जो प्लांट और एनिमल्स है वो सब ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो इसीलिए वो एरोब्स हैं. फिर हमें देखो टैब्यूलर फॉर्म में डिफरेंस दिया है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का. क्या क्या डिफरेंस है वो बता रखा है. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. सबसे बड़ा मेन जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, वो यही है. एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. मतलब ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. जबकि एनएरोबिक में ग्लूकोज जो है वो चेंज हो जाता है इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में या फिर लैक्टिक एसिड में. अगर मसल्स के अंदर हो रहा है तो लैक्टिक एसिड में बदल रहा है, और बाकी दूसरे सेल में हो रहा है तो वो किस में होगा? इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा. एरोबिक रेस्पिरेशन मेनली प्लांट्स और एनिमल्स में होता है ज़्यादा तक में. एनएरोबिक किस में होगा? यीस्ट, बैक्टीरिया और पैरासिटिक वर्म्स में. पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना जो न्यूट्रिशन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेते हैं. कुछ इंटरनल पैरासाइट होते हैं, कुछ एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं. इंटरनल पैरासाइट जैसे को हमारे कई सुना होगा आपने, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं वगैरह, वो कीड़े वगैरह क्या है? वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो पैरासाइट्स हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है जबकि एनएरोबिक में कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो ये जो डिफरेंस है ये इंपॉर्टेंट है. हायर क्लासेस में भी वापस ये पॉइंट्स आएंगे, ये टॉपिक्स आएंगे, तो इट्स इम्पॉर्टेंट, इनको याद रखना है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स, हम जो इंसान हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? वो दो स्टेजेस में होता है. एक तो होता है गैशियस एक्सचेंज या ब्रीथिंग, दूसरा होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन. अभी हमने दो प्रोसेसेस पढ़े थे रेस्पिरेशन के, वो ही दो प्रोसेसेस हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होते हैं. सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है ब्रीथिंग का. ब्रीथिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड अकर्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ब्रीथिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है. कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब लगातार चलता रहता है. ऐसा नहीं कि अभी बीच में 1 घंटे नहीं हुआ फिर बाद में वापस होगा. कंटिन्यूसली आप जब तक जिंदा हो तब तक वो प्रोसेस जो है वो होता रहेगा. ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इज गिवन आउट. इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो. ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है इसके अंदर हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन से भरपूर जो एयर है उसको इनहेल करेंगे, उसको अंदर लेंगे बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वाली जो एयर है उसको बाहर की तरफ छोड़ देंगे. तो ऑक्सीजन का अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना, वो क्या है? ब्रीथिंग है. द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन. देखो इन नाम से पता चल रहा है, इन मतलब अंदर होता है ना. तो जब हम ऑक्सीजन वाली एयर को अंदर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? इनहेलेशन. फिर द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सेलेशन. एक्स मतलब बाहर, जैसे एग्जिट होता है ना, गेट क्या होता है? एग्जिट होता है बाहर निकल करने का गेट. तो उसी तरह से ये जो एक्स आ रहा है, एक्स मतलब क्या है? बाहर. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम बाहर की तरफ छोड़ेंगे वो कहलाता है एक्सेलेशन. वन ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सेलेशन. हम अगर बोलेंगे एक बार हमने ब्रीथ किया, एक बार ब्रीथ करना मतलब सिर्फ सांस अंदर लेना नहीं, अंदर लेके सांस बाहर छोड़ना. एक इनहेलेशन और एक एक्सेलेशन मिलकर एक ब्रीथिंग बनाता है. द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट. ब्रीथिंग रेट क्या होती है? 1 मिनट के अंदर पर्सन कितने टाइम ब्रीथ कर रहा है वो उसकी ब्रीथिंग रेट है. मतलब वो कितने टाइम ऑक्सीजन को एक बार लेना और एक बार छोड़ना मिलके क्या बनाता है? एक ब्रेथ. तो टोटल कितने बार वो ब्रेथ कर रहा है 1 मिनट में, वो है उसकी ब्रीथिंग रेट.
द ब्रीथिंग रेट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट अंडर ऑल कंडीशन। सारी कंडीशन में हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, मतलब बदलती रहती है। कभी ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो जाएगी तो कभी ब्रीथिंग रेट कम हो जाएगी। जब हमारी बॉडी हार्ड वर्क करती है तो ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। जब मेहनत का काम करोगे, एक्सरसाइज करोगे, रनिंग करोगे, तो हमारी ब्रीथिंग रेट, सांसें जो है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। सांस लेने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो हार्ड वर्क करते टाइम ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज़ हो जाती है। That is why the breathing rate is very low when we are resting and higher when we do physical activities. जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारी ब्रीथिंग रेट लो होती है, लेकिन जब हम हाई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। दिस इज़ बिकॉज व्हेन अ बॉडी वर्क्स हार्डर इट नीड्स मोर एनर्जी। टू गेट मोर एनर्जी द रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड शुड बी हायर। ऐसा क्यों होता है कि जब फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जब ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उस काम को करने के लिए। अब ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब ज़्यादा फूड का ब्रेक डाउन होगा तभी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो रेस्पिरेशन फास्टर हो जाता है, ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए उस टाइम हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी गिवन है, दिस यू कैन परफॉर्म योर सेल्फ। आप आपकी ब्रीथिंग काउंट कर सकते हो और टाइप स्टॉप वॉच यूज़ करके कि 1 मिनट के अंदर आपने कितनी बार ब्रीथ किया है अलग अलग कंडीशन में। जैसे रेस्ट करने के बाद आप कितनी बार ब्रीथ कर रहे हो, नॉर्मल कंडीशन में कितनी बार, वॉक करने के बाद कितनी बार और रनिंग करने के बाद कितनी बार। तो यू विल फाइंड दैट आफ्टर रनिंग आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो सबसे ज़्यादा हाई होगी, जबकि रेस्ट या नॉर्मल कंडीशन में ब्रीथिंग रेट कम होगी। क्योंकि जब एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज़ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्रीथिंग कैसे होती है। द वेरियस ऑर्गन दैट हेल्प अ लिविंग थिंग्स टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड आर नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ये जो ऑर्गन्स बता रखे हैं ये ह्यूमन बींग्स को ब्रीथिंग करने में मदद करते हैं। द लंग्स कंटेन 300 मिलियन एल्वियोली एंड एडल्ट इनहेल अबाउट 0.4 लीटर ऑफ एयर पर मिनट। तो हमारे जो लंग्स होते हैं उसके अंदर 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोलाई क्या करते हैं, हमारा जो सरफेस एरिया है लंग्स के अंदर का एरिया जो है वो बढ़ाते हैं। एक एडल्ट जो है वो 1 मिनट के अंदर 0.4 लीटर एयर को इनहेल करता है, मतलब वो इतनी एयर 1 मिनट में बॉडी के अंदर लेता है। जो इनर लाइनिंग होती है हमारी नोज़ की, वो म्यूकस चिपचिपा सब्सटेंस सीक्रेट करती है। ये जो म्यूकस है ये हमारे नोज़ को मॉइस्ट, गीला बना रखता है, उसको ड्राई होने से रोकता है। देखो यहाँ जो ये डायग्राम हमें गिवन था इसके अंदर आपको अलग अलग पार्ट्स दिख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। जैसे नॉस्ट्रिल, ये जो नाक वाला जो एरिया है ये क्या है, ये नॉस्ट्रिल है। ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई है, ये जो दिख रही है आपको। लंग्स, ये लंग्स है, फेफड़े। ट्रैकिया जो पाइप होती है पूरी वो कहलाती है ट्रैकिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, इसके बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखो हमें क्या गिवन है, नोज़ एंड नेसल पैसेज। नेसल पैसेज, नाक से हमारे जो एरिया है पूरा वो क्या कहलाएगा, नेसल पैसेज कहलाएगा। वी ब्रीथ एयर थ्रू द नोज और नॉस्ट्रल्स। इन द नेसल पैसेज द एयर गेट फिल्टर्ड। हम एयर किससे ब्रीथ करते हैं, नोज से या फिर नॉस्ट्रल, दोनों ही चीज़ कह सकते हैं उसको। नेसल पैसेज के अंदर जो एयर हम अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो फिल्टर्ड होती है। वार्म्ड एंड मॉइस्चर्ड बिफोर एंटरिंग द लंग्स थ्रू ट्रैकिया, विंड पाइप एंड ब्रोंकाई। हमारे जो विंड पाइप जो है हमारा, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, और वो शुरुआत में तो ट्रैकिया होता है, नीचे की तरफ जाके क्या है वो ब्रोंकाई है, लंग्स के पास अंदर जाके वो हो जाता है ब्रोंकाई। तो इस पैसेज में वो क्या करा जाता है, हम जो एयर को अंदर ले रहे हैं उसको वार्म और मॉइस्ट किया जाता है। वार्म मतलब गर्म हो जाती है और मॉइस्ट मतलब उसके अंदर नमी होती है। तो हमारी लंग्स में एंटर करने से पहले हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसको वार्म और मॉइस्ट बना दिया जाता है। लंग्स के अंदर जो ब्रोंकस प्रेजेंट होते हैं, प्लूरल में इसको बोलते हैं ब्रोंकाई और सिंगुलर में बोलेंगे ब्रोंकस। ये छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं जिनको बोला जाता है ब्रोंक्यूलस।
ठीक है। लंग्स के अंदर छोटी छोटी जो ट्यूब्स है वो क्या कहलाएगी, ब्रोंक्यूलस कहलाएगी। एट द एंड ऑफ दिस ब्रोंक्यूलस देयर आर वेरी स्मॉल एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोली। ये जो ब्रोंक्यूलिस जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर छोटे छोटे बैलून जैसे, मतलब सैक, बैलून जैसे कह सकते हैं उनको, छोटे छोटे बैलून जैसे सैक होते हैं जिनको बोला जाता है एल्वियोली। ये एयर सैक जो होते हैं इनके आसपास ब्लड वेसल्स होती है, चारों तरफ इनके ब्लड वेसल्स होगी। और ये जो ब्लड वेसल्स है हमारे एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है, हमने ब्रीथ इन किया तो उस एयर के अंदर क्या था, ऑक्सीजन था। तो उस ऑक्सीजन को ये जो एल्वियोली है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट थे हमारे ब्लड के अंदर उसको इन एयर सैक के अंदर रिलीज़ कर दिया जाएगा, ताकि जब हम बाहर की तरफ ब्रीथ आउट करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाए। तो थर्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन द लंग्स। तो देखो सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस था ह्यूमन बींग्स के अंदर वो क्या था, ब्रीथिंग का। तो ब्रीथिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हमारे लंग्स के अंदर। मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग, मैनी चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या होता है, इनहेलेशन मतलब अंदर की तरफ सांस लेना और एक्सहेलेशन मतलब एयर को बाहर की तरफ छोड़ना। तो कई सारे चेंजेस होते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे। द लंग्स आर स्पंजी स्ट्रक्चर। लंग्स कैसे होता है, हमारे स्पंज जैसा स्ट्रक्चर है लंग्स। स्पंज आपको पता ही होगा, सोफे वगैरह इसमें जो मैट्रेस के अंदर जो लगता है स्पंज, वैसा सा स्ट्रक्चर है ये। दे आर एनक्लोज इन द रिब्स इन द चेस्ट कैविटी। हमारे जो चेस्ट के अंदर रिब्स जो है, हड्डियाँ जो है चेस्ट के अंदर रिब्स, उसके अंदर की तरफ होता है लंग्स। अ लार्ज मस्कुलर डायफ्राम फॉर्म्स इट्स फ्लोर। और उसका जो फ्लोर होता है वो इस तरह से डायफ्राम नाम का स्ट्रक्चर होता है नीचे की तरफ, उससे बना हुआ होता है। द डायफ्राम सेपरेट्स थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी ये ऊपर वाला पार्ट होता है और एब्डोमिनल कैविटी पेट वाला जो हिस्सा है वो होता है। तो ये डायफ्राम क्या करता है, इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। रिब मसल्स एंड मसल्स ऑफ डायफ्राम वर्क टुगेदर ड्यूरिंग ब्रीथिंग। हमारे जो रिब्स है उसकी जो मसल्स होती है और जो डायफ्राम है इनकी मसल्स एक साथ काम करती है ब्रीथिंग के टाइम पे। ठीक है, सबसे पहला जैसे इनहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड एंड द डायफ्राम मूव्स डाउन। जब हम इनहेल करते हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर बाहर की तरफ उठती है। जैसे आप सांस लेके फील करोगे तो आपके चेस्ट की जो कैविटी है वो आपको बढ़ी हुई फील होगी, है ना, फुल सी जाती है। और डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि हमारे जो थोरेसिक कैविटी का जो रीजन है उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए। लंग्स कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं, इसीलिए उस इलास्टिक मतलब जैसे नॉर्मल अपना जो इलास्टिक होता है उसको क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं तो उसका साइज़ बढ़ जाता है। वैसे ही हमारे लंग्स होते हैं, तो उसको जब स्ट्रेच करते हैं तो उसका साइज़ बढ़ जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है एटमॉस्फेयर से वो लंग्स के अंदर आ सकती है। एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रशेज इनटू लंग्स थ्रू नॉस्ट्रल्स एंड एयर पैसेज। हमारी जो एयर है वो क्या होगी, नॉस्ट्रल से होती हुई, नॉस्ट्रल और एयर पैसेज से होती हुई लंग्स में जाएगी। देखो जैसे इनहेलेशन का डायग्राम दे रखा है, एयर को इनहेल कर रहे हैं, रिब केज कैसे हो रहे हैं, जो चेस्ट के रीजन में जो रिब केज है वो एक्सपांड हो रहे हैं, बढ़ेंगे साइज़ में। और जो डायफ्राम है वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह बढ़ जाए। ये मान लो ये यहाँ पर ये नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से ये चौड़ा हो जाएगा, तो यहाँ की जो जगह है वो बढ़ गई, और बढ़ गई तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर हम अंदर की तरह इनहेल कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, द रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड एंड द डायफ्राम मूव्स अप। डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा, रिब्स अंदर की तरफ आ जाएंगे, अंदर की तरफ डाउनवर्ड की तरफ या अंदर की तरफ आ जाएंगे। और जो वॉल्यूम है इस जगह का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और लंग्स का वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि एयर को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि वो लंग्स से बाहर निकल जाए। पहले हम क्या कर रहे थे, इनहेलेशन के टाइम पे हम चाह रहे थे कि एयर जो है वो लंग्स के अंदर जाए, लेकिन एक्सहेलेशन के टाइम पे हमें क्या करना है, लंग्स के अंदर की एयर जो है उसको हमें बाहर की तरफ रिलीज़ करना है। इसीलिए ये जो लंग्स का एरिया है उसको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। फिर एक एक्टिविटी गिवन है, यहाँ पे ब्रीथिंग का मैकेनिज्म बता रखा है इस एक्टिविटी में।
जैसे प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती है उनको लिया है यहाँ पर, और उसके जो ढक्कन नीचे से तो उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। प्लास्टिक की बोतल नीचे से इस तरह से काट लेंगे, और जो ढक्कन है और केस का उसके अंदर एक होल करके ऐसा एक वाई शेप का ग्लास ट्यूब फिक्स कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक डीफ्लेटेड बैलून लेंगे। डीफ्लेटेड बैलून मतलब फुला हुआ नहीं होना चाहिए वो बैलून, और इन ग्लास ट्यूब के जो सिरे हैं, एंड है, उस पर लगा देंगे। इस तरह से बैलून लगा दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे नीचे की तरफ क्या करेंगे, एक रबर की शीट लगा देंगे, जैसे यहाँ डायग्राम में बता रखी है ना, इस तरह की एक शीट लगा देंगे। और इस कॉर्क जो ये ढक्कन है इसको वैक्स या क्ले की मदद से, मोम या क्ले की मदद से फिक्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो रबर की शीट है उसको नीचे से खींचेंगे थोड़ा सा, तो बैलून्स जो होंगे वो बैलून्स क्या होंगे, जैसे इसको खींचेंगे ना तो बैलून्स फूल जाएंगे। लेकिन जब उसको अपन वापस छोड़ देंगे तो बैलून्स फिर से क्या होंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे हम इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या होगी, यहाँ हमारी, ये मान लो ये हमारे लंग्स है तो इसके अंदर जाती है, लंग्स फूल जाते हैं। लेकिन हम फिर से जब एयर को छोड़ते हैं, जैसे हमने बैलून इस रबर शीट को छोड़ा, तो हमारे जो लंग्स है वो फिर से क्या होते हैं, अपने नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। तो इस एक्टिविटी के थ्रू बेसिकली हमें ब्रीथिंग किस तरह से होती है वो बताया गया है।